तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और आज है हमारा क्रैश कोर्स का डे 2 और आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। अब बेटा सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि नेशनलिज्म होता क्या है। ठीक है। तो नेशनलिज्म होता क्या है, जब भी आप लोग कहीं बाहर हो, अदर कंट्री में हो या फिर कुछ भी ऐसा हो कि जिसमें इंडिया का नाम आए तो आपके गूज़बम्प आने लगते हैं, तो उसे ही बोलते हैं नेशनलिज्म। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा कि नेशनलिज्म ये जो चीज है, ये जो वर्ड है, ये इंडिया के लोगों में फैला कैसे और क्या क्या इसकी पॉलिसीज रहे, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे कि इंडिया के जो सीधे साधे लोग थे अब वो एक रिवोल्ट जब हो चुका था उसके बाद भी वो जंग करने के लिए तैयार थे। तो आज हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में कौन कौन से फैक्टर्स रहे जिन्होंने ग्रोथ को प्रमोट किया। सबसे पहले बेटा रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, rediscovery of India past, influence of Western education, role of press, modern means of transport, communication, etc. are responsible for the growth of nationalism in India. ठीक है। अब बेटा पहले हमने पढ़ा था, कल का जो हमारा पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जो रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट किया गया था और कैसे क्या क्या उसकी पॉलिसीज रही थी, क्यों इंडिया के लोगों ने रिवोल्ट किया था, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ये कैसे कैसे जो है, हालांकि ये रिवोल्ट जो था फेल रहा था लेकिन फिर भी क्या हुआ, इससे लोगों के दिल में एक नेशनलिज्म जागा था। ठीक है। और फेल क्यों हुआ था, क्योंकि ये जो था ऑल ओवर इंडिया का रिवोल्ट नहीं था और ये कुछ ही हिस्सों में हुआ था रिवोल्ट, इसलिए जो बेटा रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल रहा था। लेकिन उसके आगे जो हुआ वो हम स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है। तो नेशनलिज्म में बेटा कौन कौन सी पॉलिसीज है, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वगैरह, जो हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है। तो बेटा कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जिन्हें नेशनलिज्म को ग्रोथ किया। सबसे पहला, एग्रीकल्चरल इंडिया वाज मेड एन इकोनॉमिक कॉलोनी टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट आता है द ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टेड इन इंडिया मार्केट स्पेशली इन रेलवे, शिपिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, टी एंड कॉफी प्लांटेशन एक्सेट्रा वाज यूज्ड टू गेट ह्यूज प्रॉफिट वर सेंट टू इंग्लैंड। अब बेटा देखो, इंडिया में जो सबसे ज्यादा था उस टाइम पे लोग एग्रीकल्चर वगैरह करते थे। ठीक है। एग्रीकल्चर करने के बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या करा बेटा, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट करी, किसमें करी, आपका रेलवेज में करी, शिपिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, टी और कॉफी प्लांटेशन वगैरह में सबसे ज्यादा क्या करा, उन्होंने इन्वेस्ट किया अपना पैसा। और उससे जितना भी प्रॉफिट बनता रहा वो लोग उसे कहां भेजते गए, इंग्लैंड भेजते गए। ठीक है। नेक्स्ट आता है द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन डिप्राइव्ड द कंट्री ऑफ हर एग्रीकल्चर सरप्लस एंड रेज द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद बेटा क्या कह रहा है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स इंडिया में क्या था, जितने भी आपका एग्रीकल्चर चल रहा था उसे करा, लेकिन जितना भी बच जाता था उसे कहां भेज दिया जाता था, इंग्लैंड भेज दिया जाता था। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द इंग्लिश हु सर्व्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्मी वर पेड आउट फ्रॉम इंडियन रिसोर्सेज। अब देखो बेटा, जितनी भी पोस्ट वगैरह पे, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे और जितने भी इंडियंस थे, सबका जो रेवेन्यू वगैरह होता था, जो सबकी सैलरीज वगैरह होती थी, वो सब कहां से आती थी, इंडियन एग्रीकल्चर से ही निकाली जाती थी। टैक्सेस वगैरह, लैंड रेवेन्यू सिस्टम वगैरह से ही वो सारे, ठीक है, जितनी भी उनकी सैलरीज वगैरह थी वो सब निकाली जाती थी। ठीक है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब क्या हुआ, जैसे जैसे इंडिया बेटा मॉडर्न हुआ वैसे वैसे कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन भी बनाया गया इंडिया के लिए। ठीक है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया का एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बाद में बनाया गया था जिसे हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे आगे जाकर। तो बेटा पहले सबसे पहले छोटे छोटे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वगैरह जो है बनाए गए ताकि लोगों के वहां जाकर क्या हो सके, जो उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह है, दिक्कत वगैरह है, वो उनकी वहां पे सुनी जा सके और फिर वो ब्रिटिशर्स वगैरह को बताई जा सके। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन में क्या आता है, राजा राम मोहन रॉय वाज द पायनियर ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया। मतलब राजा राम मोहन रॉय बेटा वो है जिन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट का स्टार्टअप किया था, कहां पर, इंडिया में। ठीक है। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू फोकस द अटेंशन ऑफ द इंग्लिशमैन ऑन द ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडियंस एंड टू आस्क फॉर रेमेडियल मेजर। ठीक है। और बेटा जो राजा राम मोहन रॉय थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने क्या, ब्रिटिश सरकार इंग्लिशमैन
जो थे उन्हें अपनी तरफ क्या उनका ध्यान लाया गया था और क्या क्या मेजर्स वगैरह लिए जाने चाहिए वो सब चीजें उन्होंने बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी स्टार्टेड इन इंडिया वाज द लैंड होल्डर सोसाइटी। अब इंडिया की जो पहली पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई गई थी उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी बेटा, ठीक है, जो कि कहां पर थी? कोलकाता में थी और 1838 में ये बनाई गई थी। मैनी पब्लिक एसोसिएशन लाइक द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी एंड इंडियन एसोसिएशन वर स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, अब क्या था कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग पार्टीज वगैरह बनाई गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि एक टाइप से जहां पे लोगों की दिक्कत परेशानी सुनी जा सके और ब्रिटिशर्स को जाकर बता सके, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की एक पूरी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तो ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जो आपके बोर्ड्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे आपके बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, जो कि अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में क्या की गई थी? स्टार्ट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा इन 1877। ठीक है, 1877 अ ग्रैंड दिल्ली दरबार वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉर्ड लिटिन व्हिच प्रोक्लेम्ड क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। लॉर्ड लिटिन इंट्रोड्यूस्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878 एंड इंडियन आर्म्स एक्ट इन 1879 व्हिच वर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब देखो बेटा, सबसे पहली चीज क्या थी? ठीक है, अब जब क्वीन विक्टोरिया इंडिया आई थी तो एक दिल्ली दरबार सजाया गया था, मतलब दिल्ली को पूरा सजा दिया गया था। उस टाइम पे क्या था, लोगों की स्कैरसिटी चल रही थी हर चीज की। ठीक है, एक तरफ तो लोग इंडिया के लोग भूखे मर रहे थे और खाली क्वीन विक्टोरिया के वेलकम के लिए दिल्ली को पूरा सजा दिया गया था, जिससे क्या हुआ था, लोगों को काफी हर्ट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए ना ही पैसे थे, ना ही कुछ फूड ग्रेन वगैरह था, और खाली क्वीन विक्टोरिया के वेलकम के लिए क्या करा था, उन्होंने पूरी दिल्ली को क्या करा था? सजा दिया था। ठीक है, उसके बाद बेटा लॉर्ड लिटिन जो थे वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लेकर आए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था बेटा, 1878 में जो लाया गया था, इसमें क्या था कि जो इंडियंस प्रेस है या इंग्लिश प्रेस जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं छाप सकती। अगर वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छापी जाएगी या फिर कुछ भी उल्टा सीधा और ब्रिटिश सरकार को पता चल जाएगा तो उनकी प्रेस भी बंद कर दी जाएगी और जो ओनर होगा उसे क्या कर दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा इंडियंस आर्म्स एक्ट। इंडियंस आर्म्स एक्ट में क्या था बेटा? इंडियंस आर्म्स एक्ट में आपका कि कोई भी इंडियंस वगैरह जो है विदाउट परमिशन के गन्स वगैरह नहीं रख सकता है। ठीक है, ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, उन्हें स्पेशल ओकेजन पे ही जो गन्स वगैरह है वो प्रोवाइड की जाएगी। अगर किसी इंडियन सोल्जर से इंडियन से गन्स वगैरह बरामद होती है तो वो उसे भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो इंडियंस आर्म्स एक्ट ये था जो कि 1879 में लाया गया था। ठीक है, जो कि बेटा क्या प्रोटेस्ट किया था किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अब बात करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में। अब स्टार्टिंग में जब बेटा वेस्टर्न एजुकेशन लाई गई थी तो वेस्टर्न एजुकेशन में क्या था कि लोगों को, इंडियंस के लोगों के दिल में एक डर बैठ गया था कि अगर हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ेंगे तो कहीं हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। तो बेटा द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश टू सर्व देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। दे वांटेड टू ट्रेन इंडियन पीपल एज क्लर्क्स सो एज टू रन देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो बेटा वेस्टर्न एजुकेशन जो लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, इस मोटिव से लेकर आए थे ताकि हम लोग जो इंडिया की जो यूथ है, इंडिया के जो एडल्ट है, उन्हें हम लोग इंग्लिश सिखाएंगे और उन्हें जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलवाने के लिए लोअर पोस्ट पे हम लोग क्या कर देंगे, उन्हें भेज दिया करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, वो लोग क्लर्क वगैरह बन जाया करेंगे और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, एक ब्रिटिशर्स के लिए दिल में भी, इंडियंस के दिल में भी एक अच्छी चीज बैठ जाएगी कि ब्रिटिशर्स हमें क्या दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेन मोटिव क्या था, इंडियन पीपल को ट्रेन कर कर क्लर्क बनाकर उन्हें ओन एडमिनिस्ट्रेशन चलवाना था।
The British wanted to rear their culture and conquer the goodwill of the educated Indians, but it produced results which were against their expectation. अब क्या हुआ बेटा, जो ब्रिटिशर्स चाहते थे एजुकेशन देकर वो तो हो नहीं सका, लेकिन इंडियंस क्या हो गए थे, इंडियंस एजुकेटेड हो गए थे, उन्हें अपने लॉज वगैरह के बारे में पता चल गया था, उन्हें फ्रीडम क्या होती है इस चीज का पता चलने लगा था। तो बेटा वो क्या कह रहा है कि जिस चीज के लिए इंडियंस को तैयार किया गया था वो चीज तो ब्रिटिशर्स से हो नहीं पाई, लेकिन एक अलग ही उनका जो रिजल्ट आया वो उनके एक्सपेक्टेशन से अलग था। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा वेस्टर्न एजुकेशन। थ्रू द स्टडी ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल थॉट एंड इकोनॉमिक आइडिया गिव द एजुकेटेड इंडियन अ रेशनल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड नेशनल आउटलुक। अब वो क्या कह रहा है बेटे, जैसे जैसे हम लोगों ने क्या करा, ठीक है, इंग्लिश में तरक्की की, वैसे वैसे हम लोगों ने इनके आइडियाज वगैरह पढ़े, पॉलिटिकल एसोसिएशन वगैरह पढ़े, भाई फ्रीडम क्या होती है, ठीक है, और सेकुलरिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ये सब हमने किससे, जब हमने वेस्टर्न एजुकेशन ली तो हमें इस चीज के बारे में भी, उनके आइडियाज वगैरह के बारे में भी हमने पढ़ा। The slogan equality, liberty, fraternity and the American and the French Revolution impressed the all educated Indians। अब बेटा देखो, जो सबसे पहला जो रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था, सबसे पहला जो रिवोल्यूशन वगैरह स्टार्ट किया गया था वो किसने करा था, अमेरिकन ने करा था, देन उसके बाद फ्रेंच ने किया था। तो इससे भी इंडिया को एक चीज से फायदा हुआ, क्या हुआ, उनके दिलों में भी ये जागा कि अगर हम लोग भी विद्रोह पे उतर आए तो हम भी आजादी पालेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चे, इंग्लिश लैंग्वेज प्लेड अ लीडिंग पार्ट इन दिस प्रोसेस। अब देखो क्या था कि पहले क्या था, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में, ठीक है, इंडिया जो था स्टार्टिंग से ही अलग अलग कल्चर के लोग वहां यहाँ रहते थे, अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ रहते थे। अब जैसे साउथ में सबसे ज्यादा तमिल लैंग्वेज वगैरह चलती है और नॉर्थ इंडिया में अलग चलती है और साउथ इंडिया में अलग चलती है। तो बेटा जैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज आई, ग्रामर आई, ठीक है, उसका एक लीडिंग रोल रहा इस प्रोसेस में। इट वाज थ्रू दिस लैंग्वेज दैट द इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री could meet and exchange idea. English gave them a linguistic unity। मतलब क्या कह रहा है बेटे, जैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन, अब देखो उस टाइम पे वेस्टर्न एजुकेशन हर किसी पूरी इंडिया के ऊपर उन्होंने लागू कर दी थी। अब जब लागू कर दी थी, जो जब लोगों ने इंग्लिश सीखी तो अगल बगल के जो नेक्स्ट अलग अलग स्टेट के जो लोग थे वो भी अब इंग्लिश में बात कर सकते थे। ठीक है, एक उनका क्या बन गया था, रिदम बन गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, एक आइडियाज वगैरह वो लोग शेयर करते थे और कम्युनलिज्म बेहतर बना था। ठीक है, थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन। अब देखो वेस्टर्न एजुकेशन से और क्या हुआ, सोशल एंड नेशनल कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया वाज अवेकेंड बाय द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज। अब बेटे पहले के टाइम पे जो रिवॉल्यूशनरी वगैरह थे, ठीक है, जैसे आपका रूशो हो गया, मैजेनी हो गया, थॉमस पेन हो गया, इनके जब लोगों ने आइडियाज वगैरह पढ़े, इनकी जब बुक्स वगैरह पढ़ी तो एक इंडिया की न्यू आइडियोलॉजी हुई, नए आइडियाज लोग सोचने लगे, कैसे कैसे हम लोग और बेहतर बन सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग फ्रीडम पा सकते हैं। ठीक है, अब बेटा दूसरा रोल ऑफ द प्रेस क्या रहा, ठीक है, रोल नेशनलिज्म जगाने में क्या क्या रोल का क्या प्रेस रहा। अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर वर स्टार्टेड इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ था, लोगों वगैरह एक जगह तो जमा होकर रिवोल्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उसे खत्म करवा देते थे। लेकिन इस चीज का लोग अपने दिल में जो चाहते थे, इस चीज का एक जो आगाज हुआ वो किससे हुआ, न्यूज़पेपर से हुआ। किससे हुआ, ठीक है, सम ऑफ द प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर वर द अमृत बाजार पत्रिका, द बंगाली, द ट्रिब्यून, द पायनियर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एंड द स्टेटमेंट्स इन इंग्लिश। ठीक है, ये कुछ उस टाइम के अखबार थे जिन्होंने नेशनलिज्म फैलाने में बहुत ही ज्यादा मदद की है लोगों के दिलों में। ठीक है, उसके बाद बेटा The press played an enormous role in fostering national unity। ठीक है, इससे लोगों में क्या एक नेशनल यूनिटी आई एंड क्रिएटिंग अ कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियंस की, लोगों में एक टाइप से जागरूकता पैदा की। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे की साइड। ठीक है, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। ठीक है, क्या क्या जब इंडिया एक कॉलोनी बन चुका था तो रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज क्या क्या रही थी। ठीक है, तो बेटा द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर फॉलोड अ रिप्रेसिव पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया। कौन कौन सी रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज रही, सबसे पहला, ठीक है, लॉर्ड लिटिन, जिसे एक क्रूर वाइसरॉय भी बोला जाता था उस वक्त का। ठीक है, लाइक लॉर्ड लिटिन 1876 से लेकर 1880 तक। ठीक है, एंड लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, जिन्होंने डिवीजन वगैरह किया था। टुक मैनी रिप्रेसिव पॉलिसीज ड्यू टू विच द इंडियन वर रिजेंटेड एंड नेशनलिज्म ग्रो
among them, मतलब लोगों को इतना वो कर दिया था कि उनके दिल में एक टाइप से क्या नेशनलिज्म पैदा होने लगा था, राष्ट्रवाद पैदा होने लगा था। ठीक है, अब एक बिल लाया गया था बेटा, एल्बर्ट बिल। कौन सा बिल? ठीक है, द एल्बर्ट बिल ऑफ 1883 एबॉलिश जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन। मतलब क्या कह रहा है बच्चे, दिस बिल अलाउड द ट्रायल ऑफ यूरोपियन बाय इंडियन जज फॉर क्रिमिनल ऑफेंस, द लॉ प्रोवोक्ड अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म अमंग द एजुकेटेड इंडियंस। मतलब क्या कह रहा है, पहले के टाइम पे जो यूरोपियन क्रिमिनल वगैरह होते थे उनका जो केस होता था वो खाली ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश जज ही हैंडल करते थे, लेकिन एल्बर्ट बिल में ऐसा लिखा हुआ था कि उनका जो केस है अब इंडियन जजेस भी क्या कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, जो कि ये काफी चर्चा में रहा और बाद में इसे अपोज कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि मैंने अभी आपको समझाया भी था। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट फॉरबिड द वर्नाकुलर पेपर टू पब्लिश एनी मटेरियल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब पहले के टाइम पे जो लोग पैम्पलेट वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, पर्चे वगैरह छाप रहे थे, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। किसके खिलाफ? ठीक है, अब उन्हें क्या बोला गया कि आप लोग ऐसे नहीं छाप सकते, ना ही आप पैम्पलेट वगैरह, ना ही आप मैगजीन्स वगैरह बना सकते हो। दिस एक्ट वाज नॉट एप्लीकेबल टू इंग्लिश न्यूज़पेपर। क्यों इंग्लिश न्यूज़पेपर पे क्यों नहीं एप्लीकेबल रहा बेटा? क्योंकि वो इंग्लिश का मतलब खाली ब्रिटिशर्स के बारे में अच्छी अच्छी चीजें छापते थे। अब मेन चीज क्या कर रहे हैं, अब मेन चीज जैसे दो जगह डेवलपमेंट हुआ, मतलब दो जगह कुछ काम करा है ब्रिटिशर्स ने, तो वो ही चीज ये लोग छापते थे, लेकिन जो जितना भी मारपीट वगैरह है या किसी से क्रिटिसिज्म वगैरह है, वो चीज, ये सब चीजें ये नहीं छापते थे। तो बेटे वो क्या कह रहा है, ब्रिटिश सरकार ने एक टाइप से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत इंडियन प्रेस पे वो लगाती थी कि आप बिना सोचे समझे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ लागू कानून वगैरह या कुछ भी नहीं छाप सकते हो। In 1881 this was repealed by Lord Ripon। उसके बाद बेटा मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब जैसे जैसे इंडिया डेवलप हुआ, इंडिया में भी, क्योंकि बेटा इंडिया जो था एक टाइप से रॉ था, रॉ बोले तो जो किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए होता है, तो इंडिया को जब उन्होंने डेवलप किया, द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग मुंबई विद द थाने। ठीक है, फर्स्ट जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो मुंबई और थाने को कनेक्ट करती थी, was laid down in 1853। By 1869 more than 600 kilometer of railway has been built। ठीक है, अब बेटे 1869 तक 6000 किलोमीटर तक की रेलवे लाइन जो थी वो बन चुकी थी। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू नियरली 45,000 किलोमीटर बाय 1905। और 1905 तक ये जो रेलवे लाइन हो गई थी, ये कितनी हो गई थी? 6000 से लेकर 45,000 किलोमीटर, मतलब 45,000 किलोमीटर तक आप रेलवे से जा सकते हो। Beside encouraging trade and commerce, the railway facilitate the growth of nationalism। अब बेटा जैसे जैसे क्या हुआ, रेलवे लाइंस वगैरह बिछी और अलग अलग लोग एक टाइप से क्या हुए, मिले ट्रेड के चक्कर में। ठीक है, कम्युनलिज्म बढ़ा और साथ में एक दूसरे से आइडियाज वगैरह शेयर किए गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। कौन से मूवमेंट? सोशियो रिलीजियस। ठीक है, अब बेटा एक तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे, तो उसके बाद क्या हुआ था, जो उसके रिजल्ट आए थे उससे ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया था कि भाई वो रिलीजन वगैरह में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी विटनेस द राइज ऑफ मैनी रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद रिफॉर्मर्स आए थे इंडिया में लोग, क्योंकि क्या हो गए थे, वेस्टर्न एजुकेशन आया और लोग एक टाइप से अब पढ़े लिखे, जागरूक, कॉन्शियसनेस उनमें जाग चुकी थी। ठीक है, तो बेटा रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म थ्रू देयर रिफॉर्म मूवमेंट। मतलब जैसे जैसे इन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट चलाए, क्योंकि इंडिया जो था बेटा टुकड़ों में बट रखा था, क्योंकि उस टाइम पे कास्ट सिस्टम वगैरह भी बहुत होती थी, जिसके कारण लोगों में एक यूनिटी नहीं थी। तो बेटा ये जो जितने भी आपके रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने क्या काम करा, सब लोगों को एकजुट किया, जिसके कारण क्या हुआ, इंडिया तभी साथ में किसके खिलाफ विद्रोह कर पाया, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ।
ठीक है। अब बात करते हैं बेटे जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बोर्ड्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड ज्योतिबा फूले। ठीक है। अब बेटे जो राजा राम मोहन रॉय थे वाज द ग्रेटेस्ट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है। अब ये 19th सेंचुरी के एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे हु एस्टैब्लिश्ड द ब्रह्मो सभा इन 1828। 1828 में इन्होंने एक ब्रह्मो सभा बिठाई थी जिसमें क्या था, ठीक है, ब्रह्मो सभा बिठाई थी विच वॉज लेटर रिनेम्ड एज ब्रह्मो समाज, और इसे लेटर क्या बोला गया, ब्रह्मो समाज बोला गया। ठीक है, इसे क्या बोला गया बाद में, ब्रह्मो समाज बोला गया। ठीक है। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और क्या बोला गया राजा राम मोहन रॉय को, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ब्रह्मो समाज बिलीव्ड इन मोनोथिज्म, वर्शिप ऑफ वन गॉड। मतलब अब ये जो राजा राम मोहन रॉय थे ये किसमें, मोनोथिज्म में बिलीव करते थे कि गॉड सिर्फ एक है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब ज्योतिबा फूले के बारे में। किसके बारे में, ठीक है, फूले से क्या समझ आ रहा है बेटा, बड़ी नीचे का था। फूले से क्या समझ आ रहा है, फ्लावर। ठीक है, क्योंकि ये कौन थे, एक फ्लारिस्ट थे। ठीक है, ये एक माली थे, इनकी जो वो था घर था पूरा एक माली था। ठीक है। ज्योतिबा फूले वाज एन अर्बन एजुकेटेड मेंबर ऑफ सो कॉल्ड लो कास्ट, मतलब लो कास्ट से थे ये एक, और अर्बन एजुकेटेड मेंबर में इनकी गिनती होती थी। ठीक है। इन 1854 ही एस्टैब्लिश्ड अ स्कूल फॉर अनटचेबल एंड स्टार्टेड अ प्राइवेट ऑर्फनेज फॉर द विडोज। ठीक है बेटा, 1854 में इन्होंने जो अनटचेबल्स होते हैं, जैसे दलित जो होते हैं, SC ST वाले जो होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक स्कूल खुलवाया, क्योंकि उन्हें उस टाइम पे एजुकेशन वगैरह के लिए एक टाइप से उन्हें पूरा जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें क्या कर दिया था, मार्जिनलाइज कर दिया था। जो मतलब हाई कास्ट के लोग थे उन्हें कहीं पे देखना पसंद नहीं करते थे, तो उनके लिए उनको एजुकेशन देने के लिए उन्होंने स्कूल वगैरह स्टार्ट किया, और साथ में बेटा प्राइवेट ऑर्फनेज वगैरह खोला जिसमें विडोज आकर रह सकती है, क्योंकि एक टाइप से पहले सती प्रथा थी, ब्रिटिशर्स ने वो बैन करी, देन उसके बाद विडो रिमैरिज एक्ट वगैरह लाया गया, लेकिन उस टाइम पे जो विडोज वगैरह थे तो जिनके घर वालों ने मना किया तो उनके लिए इन्होंने क्या करा, ऑर्फनेज वगैरह बनाया। ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया। ठीक है, विद द एम ऑफ सिक्योरिंग सोशल जस्टिस फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और किसके लिए, ताकि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, ठीक है, उनको जस्टिस मिल सके। उसके बाद बेटे अब आया द इंडियन एसोसिएशन एंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा इंडिया में अलग अलग टाइप से एसोसिएशन बनाई गई थी। ठीक है, तो अब इनमें से ही हम दो एसोसिएशन की बात करते हैं। इन 1883, कब, 1883 सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कन्वेंड द ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कोलकाता, मतलब कोलकाता में एक ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंस बिठाई गई। ठीक है, मतलब जहां से सारे इंडिया के लीडर्स वगैरह आए थे जो रिफॉर्मर्स थे। इट वाज प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑफर्ड अ मॉडल टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हिच वाज फॉर्म 2 इयर्स लेटर, और एक टाइप से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए क्या था, बेस था। इंडियन नेशनल कांग्रेस में बेटा क्या था कि पूरी इंडिया ने एकजुट होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिससे क्या हुआ था, ताकि लोगों का वहां पे समाधान निकल सके, और साथ में पूरा इंडिया चाहता क्या है, एकजुट होकर बैठकर बात कर सके। तो द ईस्ट, अब नेक्स्ट आती है बेटा आपके इंडियन नेशनल एसोसिएशन के बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन सी, तो बेटा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन लंदन। कहां पे फाउंड हुई थी, ठीक है, इन 1806 बाय दादा भाई नारोजी। कहां पर, दादा भाई नारोजी ने फॉर्म करी थी। द एसोसिएशन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑल द इंडियन सब्जेक्ट टू द ब्रिटिश सिटीजन एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द एसोसिएशन हैड इट ब्रांच इन मुंबई, कोलकाता एंड चाइना। उसके बाद बेटे जो इसकी ब्रांचेस थी वो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी खुल गई थी। ठीक है, चाइना नहीं, चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, अब बात करते हैं। ठीक है, अब छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारी बन गई थी, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पा रही थी। तो ऑल ओवर इंडिया की जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पा रही थी तो उसके लिए जब बैठक हुई तो एक नई ऑर्गेनाइजेशन निकल आई जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। The Indian National Congress was formed by Allen Octavian Hume। ठीक है, अब बेटा बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि who was the father of Indian National Congress। तो बेटा
फादर, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन बोला जाता है। किसने फॉर्म्ड, किसने करी थी? एलन ऑक्टेवियन। अब देखो बेटा, ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन ब्रिटिशर्स भी इसके हित में थे। क्यों थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि अगर हमें कोई बात इंडियन से मनवानी है और हम डायरेक्ट जाकर बोलेंगे तो क्या करेंगे, वो उस चीज को डिनाई करेंगे। अगर कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में हो, कि जो हमारे साथ हो, किसके साथ हो? ब्रिटिशर्स के साथ हो, तो हम लोग क्या कर सकेंगे, आराम से इनके ऊपर राज कर सकेंगे, पॉलिसीज वगैरह ला सकेंगे। तो बेटा फॉर्म्ड किसकी मदद से कराई गई थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे की मदद से, जो कि एक इंग्लिश मैन थे एंड अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, इन एसोसिएशन विद द वेरियस नेशनल लीडर। अब बेटा उनके साथ बहुत सारे नेशनल लीडर्स भी थे, हु कॉल्ड फॉर अ कॉन्फ्रेंस इन पुणे इन दिसंबर 1885। अब बेटा फर्स्ट जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसकी अगर हम बात करें, इट वॉज हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है बेटा, ये जो फर्स्ट सेशन हुआ था ये कहां पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जो कि आपका कहां है? मुंबई में है। कब हुआ था? 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये हुआ था। उसके बाद इन 1885 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ उमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है, जिसे हम बोले जाते हैं WC बैनर्जी, इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट। अब जो बेटा फर्स्ट सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसे 72 डेलीगेट्स ने, मतलब 72 लीडर्स ने उसे अटेंड किया था, जो कि ऑल ओवर इंडिया से आए थे। ठीक है, द वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन फेवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस। अब देखो क्या कह रहा है बच्चे, कि जो लॉर्ड डफरिन थे उस टाइम के वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, बिकॉज ही वांटेड इट टू एक्ट एज अ सेफ्टी वैल्यू फॉर पॉपुलर डिस्कंटेंट, देयरबाय सेफगार्डिंग द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। एक टाइप से कि ब्रिटिशर्स और इंडिया के बीच में अगर कोई आएगा और वो इंडियंस को अगर बताएगा तो इंडियंस उनकी बात जल्दी मानेंगे। इसलिए जो बेटा लॉर्ड डफरिन थे, उन्होंने जो इंडिया के उस टाइम पे वाइसरॉय थे, उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा फेवर किया था। ठीक है, क्यों यार? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ठीक है, एज पर उमेश चंद्र बैनर्जी वर टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री एंड टू डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। इसका बेटा सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट था, प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो था, वो क्या था कि बेटा कि अलग अलग पार्ट से, वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री से वर्कर को एक जगह, पॉलिटिकल वर्कर को एक जगह लाया जाए और साथ में क्या किया जाए बेटे, एक फीलिंग, नेशनल यूनिटी की फीलिंग जो है लोगों में जगाई जाए। ठीक है, द सेकंड कांग्रेस सेशन। अब देखो कांग्रेस का सेकंड सेशन कहां पर हुआ था? इट वाज हेल्ड एट कोलकाता इन 1886। कब हुआ था ये? 1886। ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नारोजी। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे सेकंड सेशन के? दादा भाई नारोजी। सम ऑफ द डेलीगेट वर आल्सो रिसीव्ड बाय लॉर्ड डफरिन एज डिस्टिंग्विश्ड विजिटर टू द कैपिटल। उसके बाद बेटा इन 23rd सेशन, ठीक है, जो सूरत सेशन हुआ था वो कहां हुआ था? इट वाज हेल्ड इन 1907 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ रासबिहारी घोष। देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द अर्ली नेशनलिस्ट एंड असर्टिव नेशनलिस्ट ऑफ द कांग्रेस रिगार्डिंग द मेथड ऑफ एगिटेशन इन बंगाल आफ्टर इट्स पार्टीशन। क्या कह रहा है बेटे, जो सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है, जो सूरत सेशन हुआ था, वहां पे क्या था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनके बीच में एक टाइप से तनाव आ गया था उनके काम करने के तरीके के चक्कर में। ठीक है, तो जो मतलब बंगाल के पार्टीशन के बाद हुआ था। नेक्स्ट, द असर्टिव ग्रुप वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कांग्रेस नियरली फॉर अ डिकेड। इट वाज ओनली 1916 दैट द टू विंग्स ऑफ द कांग्रेस वर यूनाइटेड इन द लखनऊ सेशन। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ था, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे और असर्टिव नेशनलिस्ट थे, दोनों का ही काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग अलग था, जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों की एक टाइप से दोनों ही पार्टी अलग अलग हो गई। देन उसके बाद बेटा वो ज्वाइन कहां पर हुई? लखनऊ सेशन में हुई थी। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो बेटा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर आर एज फॉलो। सबसे पहला क्या था? प्रमोशन ऑफ क्लोज रिलेशन ऑफ नेशनलिस्टिक वर्कर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब क्या कह रहा है बेटे कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऐसा काम किया था कि जिससे मतलब रिलीजन हटा के, कास्ट सिस्टम हटा के
के, सारी रिचुअल्स वगैरह हटा के इंडिया जो है एकजुट हो जाए, जो नेशनल वर्कर्स वगैरह है वो सारे एकजुट हो जाए, एक ही जगह पर हो जाए, ठीक है। सबका एक मेन ही मोटिव रहे, क्या? फ्रीडम। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव था बेटा? इवोल्यूशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ अ फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, ठीक है। एक टाइप से लोगों में ब्रदरहुड पैदा हो कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये छोटी जात का है या बड़ी जात का है, सारे एकजुट होकर रिवोल्ट करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। ना ही कोई कास्ट बीच में है, ना ही कोई रिलीजन बीच में है। मेन चीज क्या होनी चाहिए कि वी आर इंडियंस, कि हम लोग एक है, ठीक है। थर्ड है क्या बेटा? प्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड बिफोर द गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बेटा कि सरकार के जो हमारी डिमांड्स थी वो सरकार के आगे जाने से पहले, मतलब ब्रिटिश सरकार के आगे जाने से पहले हमें क्या हो जाए, वो हम लोग उसे एक जगह रखकर उसे प्रेजेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री। एक टाइप से ऑर्गेनाइजेशन वगैरह और ट्रेनिंग वगैरह लोगों की दी जाए, लोगों को क्या किया जाए, पढ़ाई वगैरह के लिए कॉन्शियसनेस दी जाए और नेशनलिज्म वगैरह लोगों में पैदा हो, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया क्या कर सके, रिवोल्ट कर सके, ठीक है बेटा। और इसके बाद क्या है? इसके बाद है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।